लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी में आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं SVFN न्यूज। नाज़रीन, मुलाकातों पे मुलाकातें हुई वज़ीर आज़म हाउस में। वज़ीर आज़म हाउस पिछले दिनों मुलाकातों का एक ऐसा वेन्यू रहा जहां पर कुर्रा निकलना था निगरान वज़ीर आज़म का, और एक ऐसा इम्पोर्टेंट मरहला था जिसपे हमारे आने वाले इलेक्शंस और मुल्क की जो तकदीर है वो सब कुछ उससे बेस था कि कौन है, किसके नाम वो कुर्रा निकलेगा और मुलाकातों का नतीजा क्या होगा। आखिरकार किसी के दिमाग में हफीज शेख था, कहीं पे हम आला ऐवानों में इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की ऐवान है वहां पर हमें बाज़ सुनाई दे रही थी फवाद हसन फवाद के नाम की भी, लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम जब कुर्रा निकला, बाप पार्टी के एक रहनुमा है और सेनेटर भी है, जब उनका नाम सुना कि उनको निगरान वज़ीर आज़म का जो तैनाती है उनके नाम के लिए फाइनलाइज उनका नाम हुआ है, तो एक सरप्राइज भी था सब लोगों के लिए, सहाफी हलकों के लिए भी और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी, क्योंकि ये नाम बज़ाहिर लाइमलाइट में नहीं था। और अगर हम बात करें सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब की, तो इनको मुख्तलिफ हलकों के बहुत करीब जाना जाता है और बाप पार्टी जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, इस पार्टी की तश्कील 9 में इनका एक कलीदी किरदार रहा है। बलोचिस्तान की सियासत को भी ये बड़ा करीब से जानते हैं। अगर हम बात करें अनवारुल हक काकड़ साहब की, तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इनका नाम फाइनल हो चुका है, ये हल्फ भी ले चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म है, 8वें निगरान वज़ीर आज़म है। कोयटा से इनका ताल्लुक है। 1971 में बलोचिस्तान मुस्लिम बाग में इनकी पैदाइश हुई। कोयटा से इन्होंने आला तालीम हासिल की और कैडेट कॉलेज कोहाट से इन्होंने फिर अपनी आगे फर्दर एजुकेशन हासिल की, जिसके बाद ये अपनी आला तालीम के लिए लंदन रवाना हो गए। अगर हम बात करें अनवारुल हक साहब के करियर की, तो इन्होंने अपना करियर एज अ टीचर स्टार्ट किया उसी स्कूल में जहां पे ये खुद पढ़ते थे। अगर इसके साथ हम बात करें इनके पॉलिटिकल करियर की, तो इन्होंने कैसे करियर शुरू किया। 2008 के अंदर अनवारुल हक काकड़ ने PMLQ से नेशनल असेंबली के टिकट के ऊपर, यानी कि MNA के टिकट का MNA के लिए इलेक्शन लड़ा कोयटा से, जिसमें वो नाकाम रहे। उसके बाद 2013 में बलोचिस्तान हुकूमत जो है उसके वो तर्जुमान भी रहे और बाप पार्टी की तश्कील 9 में इनका एक कलीदी, एक अहम, एक इम्पोर्टेंट किरदार है और अगेन मुख्तलिफ हलकों के ये बहुत करीब जाने जाते हैं। 2018 में ये सेनेटर मुंतखब हुए और इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तानी, समंदर पार पाकिस्तानी की जो कमेटी है उसकी ये चेयरमैन भी है। नाज़रीन, जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आज़म है या निगरान वज़ीर आला है, उनका जो इम्पेरेटिव जो फंक्शन होता है या जो बुनियादी जो एक जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है, जो एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, मुझे लगता है मुंतखब हुकूमतों से भी ज्यादा अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है कि उन्हें साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाना होता है। और जो मुद्दत है, जो हमारे आइन के अंदर दर्ज है, जो हमारे आइन के आर्टिकल्स के अंदर मौजूद है, जो मुद्दत, उस पर उन्हें पूरा उतरना होता है। अगर हम बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके अंदर आर्टिकल 218 का सब क्लॉज नंबर 3 के अंदर ये मेंशन है कि ECP खुद जिम्मेदार है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के अंदर। लेकिन फिर भी निगरान सेटअप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि निगरान सेटअप बेसिकली ब्रिज बनता है ECP और आवाम के बीच में। पूरा निगरान सेटअप 3 महीने के लिए बिल्कुल एक मुल्क को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। सो एक निगरान सेटअप, निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर जो है वो लगाए जाते हैं ताकि मुल्क की उमूर 3 महीने तक, या वो जो एक मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर मुल्क की जो उमूर है वो सॉफ्टली पूरे किए जा सके। नाज़रीन, ये जो असेंबली हमारी जो साबका कौमी असेंबली हो चुकी है, जिसका दौर 2018 से लेकर 2023 तक था, इस असेंबली की एक बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक और अनोखी बात थी, वो ये थी कि पहली बार पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई। जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद थी, जो PDM एक जो मजमुआ था बहुत सारी सियासी जमातों का, जिसका नाम PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दिया गया था, वो सब मिलकर एक तहरीक अदम एतमाद लाए थे और वो इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हुई थी। मतलब अमूमी तौर पर हमारे यहाँ तहरीक अदम एतमाद, ये जो तहरीकें चलती हैं, इस पे नंबर गेम पूरी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मामला अधूरा रह जाता है और बीच में ही रह जाता है। लेकिन ये एक ऐसी तहरीक अदम एतमाद थी जो मुकम्मल हुई और हमारे जो हिस्ट्री है उसकी औरात में ये लिखी जाएगी। नाज़रीन, अगर बात की जाए कि साबका कौमी असेंबली की परफॉर्मेंस कैसी थी और साबका कौमी असेंबली जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकी और कितने सेशंस हुए, तो उसके ऊपर जो गैर सरकारी तंजीम है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन जो है, उसने मुल्क की 15वीं कौमी असेंबली से मुतालिक कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है कुछ दिन पहले। और फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक माशी, सियासी, अदालती और आईनी बहरान के बावजूद
असेंबली ने अपनी जो आईनी मुद्दत है वो मुकम्मल की, जबकि बहुत ज्यादा दबाव भी था इस असेंबली के ऊपर, खासतौर पर ये जो पिछला 1.5 साल का अरसा था और जो आखिरी 6 माह थे वो बहुत ज्यादा दबाव में इस असेंबली ने गुजारे और मुद्दत मुकम्मल भी हुई। ये एक लिहाज से अच्छा नुकता है जिसको हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं। फाफिन के मुताबिक कौमी असेंबली ने साबका असेंबली के 205 कवानीन के मुकाबले में 322 कानून मंजूर किए। कौमी असेंबली में पहली मर्तबा तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। 54% कानून साजी मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह के अंदर हुई। 54% जो कानून साजी है वो इन आखिरी 16 महीनों के अंदर हुई है। नाज़रीन, अगर बात की जाए शहबाज शरीफ साहब की, हमारे साबिक वजीर आजम साहब की, जो तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के नतीजे में वजीर आजम बने थे, पीडीएम जमातों के मुंतखब वजीर आजम थे। शहबाज शरीफ ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 27 और राजा रियाज ने 40% इजलासों में शिरकत की। कौमी असेंबली इजलासों में हाजिरी की शरह पहले साल 73% थी। कौमी असेंबली इजलासों में आखिरी साल हाजिरी की शरह कम होकर 34% रह गई। कौमी असेंबली इजलास में 131 बार कोरम की निशानदही की गई। कौमी असेंबली इजलास के दौरान 74 बार मुजाहरे किए गए। नाज़रीन, कौमी असेंबली में क्या परफॉर्मेंस, क्या अटेंडेंस होती है उन नुमाइंदों की जिनको आवाम इलेक्ट करके भेजती है, इससे आवाम की बड़ी एक नजर होती है। और मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले आवाम को ये तमाम वो फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो देखने चाहिए, क्योंकि बेसिकली आवाम अपने वोट के जरिए उन तमाम लोगों को इलेक्ट करके असेंबली और आला ऐवानों में इसीलिए भेजती है कि वो वहां जाए, कानून साजी करें और आवाम के लिए, जो आवाम की फलाह के लिए काम है, उनके ऊपर काम करें, उन पे फ्रेमवर्क बनाए, तैयार करें, उन पे अपना होमवर्क और ऐसे कानून और ऐसे बिल पास करवाएं कि आवाम की फलाह बहबूद पे जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। मईशत, तजारत, FATF और टैक्स अमूर पर तीसरे नंबर पर कानून साजी हुई। इंसाफ से मुताल्लिक भी कौमी असेंबली में तरजीही कानून साजी हुई। कौमी असेंबली ने चंद जराइम के लिए सजाए मौत भी खत्म की। नाज़रीन, अगर यहाँ पे बात की जाए तो कौमी असेंबली ने इस पूरे 5 साल टेन्योर में 152 करारदादें जो है वो मंजूर की है। 58 बिल पेश होने के 3 रोज के अंदर मंजूर करवाए गए। कौमी असेंबली ने 152 करारदादें मंजूर की। कौमी असेंबली में 9765 सवालात, 423 तवज्जो दिलाओ नोटिस उठाए गए। 7 मेंबरान असेंबली ने ना कोई एजेंडा पेश किया, ना बहस में शरीक हुए। इनमें 4 PTI, 2 पीपल्स पार्टी और 1 मुस्लिम लीग नून के रुकन थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो तरमीमी बिल है वो आला तालीम और रिसर्च के मुतालिक थे। शहबाज शरीफ ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 27 और राजा रियाज ने, जब शहबाज शरीफ, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस टाइम शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे और उस टाइम उन्होंने 27, और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और राजा रियाज साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे तो राजा रियाज ने 40% इजलासों में शिरकत की। कौमी असेंबली इजलासों में हाजिरी की शरह पहले साल 73% थी और आखिरी जो साल था उसमें शरह कम होकर 34% रह गई। और ये तमाम वो डिटेल्स थी कौमी असेंबली से मुतालिक, ये वो परफॉर्मेंस थी। आखिरी दिन शहबाज शरीफ साहब की एक तकरीर भी थी जो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नुक्ते के ऊपर खत्म हुई, जो उन्होंने आखिरी अलविदाई तकरीर की और फिर उनकी अलविदाई मुलाकात हुई जिसमें सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने उन्हें खुद, जो अब निगरां वज़ीर आज़म है, उन्हें खुद गाड़ी तक छोड़ कर आए। और यूं ये जो एक दौर था जो आखिरी 16 महीने शहबाज शरीफ ने एज अ वजीर आजम, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक वजीर आजम होने के नाते इमरान खान साहब को हटाकर जो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, उन्होंने एज अ वजीर आजम जो है वो अपने ये आखिरी 16 माह गुजारे पीडीएम हुकूमत का, जिसमें साथ उनके साथ ऑब्वियसली था ही था, क्योंकि तमाम जमातों के एक वोट जो है वो मैटर करता था और तमाम जमातें उनके साथ खड़ी रही। जबकि कुछ ऐसे दिन भी आए जब लगता था कि अभी हुकूमत गई और अभी गई, क्योंकि पीटीआई का भी बहुत प्रेशर था और उसके साथ साथ जो स्ट्रीट पावर थी वो भी थी और अंदर भी इतनी छोटी छोटी जमातों का मजमुआ बना हुआ था कि लगता था कि शायद हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत ना कंप्लीट कर सके। जो भी हुआ, अल्लाह अल्लाह करके ये खेल एहतताम पजीर हुआ। अब हम दुआ को है कि आगे जो निगरां वज़ीर आज़म है और ये जो तमाम तैनातियां हुई हैं, ये अमल इतना अच्छा होगा और मुल्क के लिए इसका जो असरात हैं जो मुल्क पे बहुत अच्छे मुरतब होंगे और एक ऐसे इलेक्शन करवाए जाएंगे निगरां वज़ीर आज़म और निगरां हुकूमत के अंदर जिसमें कल को कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। नाज़रीन, निगरान हुकूमत जो है उसके क्या टास्क होते हैं, निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होती है? निगरान हुकूमत को बेसिकली कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और वज़ीर आज़म मिलके 3 नाम देते हैं और फिर उनमें से कोई एक नाम फाइनलाइज होता है। लेकिन ये क्या प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर जरूरी क्यों होता है, निगरान हुकूमत ने कितने दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, ये तमाम जो बातें हैं इस पे हमारे साथ बात करने के लिए, रोशनी डालने के लिए लीगल एक्सपर्ट मौजूद है हमारे साथ। इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं सजाद सफरा साहब, लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मुल्तान से, उनसे जानेंगे मजीद डिटेल्स इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, आपको हमारी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देखिए, निगरान हुकूमत का काम होता है, जो इंपेरेटिव, जो बुनियादी इनका फंक्शन है वो ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो वक्त पर करवाने हैं।
सो निगरान हुकूमत से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? पहले तो मुझे आप ये बताएं सेनेटर अलवार काकर से, और दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रोशनी डालें कि कितने दिन के अंदर इलेक्शन करवाने जो है निगरान हुकूमत के लिए जरूरी है, और अगर ना हो तो फिर उसके नतीजे में अदालतें क्या एक्शन लेती है? जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में निगरान सेटअप तस्वुर मौजूद है केयर टेकर गवर्नमेंट का। उसमें न्यूजीलैंड है, हॉलैंड है, इसी तरह जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है। लेकिन हमें जो 1973 का आइन दिया गया था, उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में किसी केयर टेकर गवर्नमेंट का तस्वुर उस आइन में मौजूद नहीं था। बाद में ज़ियाउल हक साहब ने 1985 में अमेंडमेंट करते हुए इसमें ये केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है वो एक शिक डाल दी गई। अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो 90 डेज के अंदर, केयर टेकर गवर्नमेंट बेसिकली जो उसका फंक्शन होता है वो होता है कि उन्होंने साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद कराने हैं। इससे ज्यादा वो ना तो पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकते हैं। सीएम और पीएम के पास एज इट इज पावर्स होती हैं लेजिस्लेशन में जो एक्चुअल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के पास है, लेकिन वो पॉलिसी और इसी तरह से बजट जो है वो अगर उनको जरूरत पड़ती है वो बजट को असेंबली से फॉरवर्ड पास उस वक्त मौजूद नहीं होती, पास नहीं हो सकता। एज लाइक वो कर्जा भी ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें और कोई अगर वो ऑर्डिनेंस भी जारी होता है उस दौरान तो उनके पास इख्तियारात मौजूद है। फंक्शन है इलेक्शन कराना। जी जी जी, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो असल पर्पज होता है वो इलेक्शन बर वक्त मुनक्किद कराना होता है। लेकिन अभी हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि केपीके गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने विद इन 90 डेज इलेक्शंस नहीं हेल्ड करवाए और एक आईनी तरीके से जी जी और एक आईनी तरीके से एक अबहाम पैदा करके वो वहां से स्किप हो गए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट वक्त पर इलेक्शन नहीं कराती तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है डिले की, लेकिन एज इट है उस पर अमल दरामद चेक एंड बैलेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर जारी किया तो उसके बाद उन्होंने एक टेक्निकल रास्ते से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया, वहां से फाइनेंस जो है वो कर दिया, बजट दे दिया स्टेट बैंक ने। लेकिन वो स्टेट बैंक की फाइनेंस कमेटी और फिर वो होती हुई पीएम साहब के पास उन्होंने अप्रूवल दे दी और उन्होंने फिर वो कमेटी से अप्रूवल मांगी, कमेटी ने अप्रूवल ना दी, असेंबली में मामला चला गया। असेंबली ने आकर उसको जो है वो रेजोल्यूशन के जरिए डिसमिस कर दिया। लेकिन अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इनके पास कोई असेंबली मौजूद नहीं है कि कोई ऐसा एज ले लेंगे, और आईनी तौर पर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कोई इकदाम करके कोई इमरजेंसी के सूरत में कि इसको डिले किया जा सके। अगर एटलीस्ट कोई कानूनी अभाव इतना सा दूर करने के लिए कोई अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो उस बात पर कायल हो जाता है कि नई मर्दमशुमारी या हल्का बंदियों के मामला तो 2 से 3 माह जरूर लेट हो सकते हैं, मार्च तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी हमारा मुल्क अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इतनी तूल खींचे। और अलबत्ता जो रूमर्स गर्दिश कर रही हैं, हमारे 7वें केयर टेकर गवर्नमेंट के ये वजीर आजम आए हैं और ये 7 में से ताकतवर समझे जा रहे हैं जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी, जो ज्यादा फोर्सफुली चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट के साथ मशरूत है और स्टेट की बका जो है वो इलेक्शंस में है। अच्छा यहाँ पे मुझे ना 1-2 नुक्ते हैं जो मेरे दिमाग में आम आवाम के दिमाग में भी होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि निगरान सेटअप की असल जिम्मेदारी आपने बता दिया इलेक्शन कराना है। तहलील होती है जब असेंबली, तो वो 2 तरीकों से होती है। एक हमारे पास आर्टिकल 58(2)B के तहत होती है जिसमें पहले प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था और अब प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है। दूसरा आर्टिकल 112 है जिसमें नेशनल जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, जो अभी हुआ नेशनल टेन्योर कंप्लीट हुआ, असेंबलियां खत्म हो गई और अब निगरान सेटअप आ गया। लेकिन जो इस हमारा आइन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें तो आर्टिकल 218 की सब क्लॉज 3 के अंदर कहा गया है कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
तो उसके बाद इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है कि एक ऐसा न्यूट्रल सेटअप ही आए, या तमाम जो जिम्मेदारी है, या तमाम जो नजरें हैं वो निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम के ऊपर क्यों लग जाती है? क्या सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी का जो आइन के अंदर दर्ज है, मौजूद है, उसका एहसास बखूबी नहीं होता, जो हमें बार बार ये चीज डालनी पड़ती है, ये जिम्मेदारी निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला के ऊपर? ये आर्टिकल खुद मौजूद है ईसीबी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर, आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3। इस पे आप क्या कहेंगे, क्यों जरूरत पेश आती है? जी, मैंने पहले भी अर्ज की है कि बिल्कुल हमारे साथ जो मुल्का ममालिक हैं, इंडिया में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, ना कोई ऐसा तस्वुर है केयर टेकर गवर्नमेंट का। और एज इट इज बांग्लादेश में भी अब ऐसा कोई सेटअप मौजूद नहीं है। बरतानिया जहां से हमने आजादी ली थी, वहां पर भी कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप मौजूद नहीं है। तो ऐसा दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में है। और पाकिस्तान के जो आइन को 1973 को अगर असल रूप के तहत नाफिजुल अमल कर दिया जाए तो उसमें भी कोई ऐसा तस्वुर मौजूद नहीं था। ये एक डिक्टेटर ने एक तस्वुर दिया था और उसकी बेस बनाए गए थे 1970 और 73 में होने वाले आम इंतखाबात और उस पर उठने वाली उंगलियां। लेकिन वो उंगलियां तो अब भी उठती हैं। आज देखिए आप, इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उनके वोटर्स की तादाद कितनी है, लेकिन वहां पर बड़ी फ्रीली, वहां पर इश्यू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और 2017 के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत उनके पास पूरी अथॉरिटी मौजूद है कि वो जिम्मेदार है शफाफ इंतखाबात कराने के। जो टेकर गवर्नमेंट्स होती हैं ज्यादातर ये टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं, या वहां पर जो रूमर्स अब भी गर्दिश कर रही हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं, मुक्तदर कुव्वतें हैं बिहाइंड द सीन, उनके जो है वो परवरदा लोग होते हैं और वो कुछ खास टास्क अचीव करना चाहते होते हैं। अब ये जो बेस बुनियाद रखी गई थी वो एक डिक्टेटर ने, किसी जमहूरी कुव्वत ने केयर टेकर गवर्नमेंट की बुनियाद नहीं रखी थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक जो है वो नए इमरानी मुआहदे के तहत अब आने वाली जो असेंबली है उस पर फर्ज है कि ये छोटे छोटे जो लकूने हैं इनको दूर करे, जो सकम आइन में पाए जाते हैं इनको दूर किया जाए। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन इस पे मैं जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ मुझे लीगल एस्पेक्ट में इसका जवाब दीजिएगा कि निगरान सेटअप जो है, जैसे मोहसिन नकवी साहब की जो हुकूमत थी, वहां पे हमने कहीं कहीं देखा कि किसी सियासी जमात को रोका गया सड़कों पर आने से और किसी सियासी जमात को इजाजत दी गई। हम यहाँ सियासी जमातों को नेम नहीं करते, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा सवाल, लेकिन क्या निगरान सेटअप के पास ये इख्तियारात मौजूद होते हैं कि वो किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करे, दूसरी को ना करे? वो तो बेसिकली न्यूट्रल सेटअप है ना। इसके बारे में हमारा आइन खुलकर क्या कहता है? निगरान हुकूमत का तो काम ये है कि वो तमाम जमातों को खुलकर इलेक्शन कैंपेन करने दे, खेलने दे, फील्ड में निकलने दे। इस पे आप एज ए लीगल एक्सपर्ट आप क्या रोशनी डालेंगे, कैसे अपना पैगाम देंगे कि जो आला लोगों तक भी पहुंच सके, निगरान हुकूमतों तक भी पहुंच सके? देखिए, जो तस्वुर है आइन में वो है न्यूट्रल गवर्नमेंट का। अब न्यूट्रल ये नहीं होते, और अगर देखा जाए पसे मंजर सिर्फ 3 लोगों का गालबन न्यूट्रल था। आज तक होने वाले जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, एक मुइन कुरैशी साहब का 2018 में साहब आए हैं, तो उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, और एक आधे गालबन और ऐसी शख्सियत आए। अदरवाइज तमाम पॉलिटिकल लोग जो है वो आते रहे हैं, और जब पॉलिटिकल एफिलिएटेड लोग आते हैं और फिर जो है वो एक खास तासुर है कि इसमें जो है वो रोल कुछ मुख्तदर कुव्वतें प्ले करती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें आकर जो है वो हम बिल्कुल न्यूट्रल रिजल्ट्स ले सकते हैं, ये बहुत मिनिमाइज चांस है। मेरा जाती ख्याल है कि दुनिया की बेशतर डेमोक्रेसीज में जो राइट है और जो 1973 के आइन में था, अभी इंडिया में इंतखाबात जब होने जाते हैं तो वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैठी होती है, सिटिंग जो गवर्नमेंट है, वो इलेक्शंस में इन होते हैं और उनको खतरा होता है कि अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, बड़े लेवल पर तबादले करेंगे, कोई पॉलिसी बनाएंगे, कोई बजट देंगे, कोई ऐसी जो है वो लेजिस्लेशन करेंगे, तो उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल कर सकता है उनके कैंडिडेट्स को, तो वो फाल नहीं रहती गवर्नमेंट। और
बिल्कुल स्मूथली जो है वो मुक्तदर कुव्वतें जो है वो दूसरी कुव्वत को इक़्तिदार सौंप रही हैं। हमारे बिल्कुल साथ इंडिया में, बांग्लादेश में ये सारी मिसालें मौजूद हैं। तो हमें उससे मुस्तफीज होना चाहिए कि टेकर गवर्नमेंट की एज सच दुनिया में बहुत ज्यादा जो है ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, चंद ममालिक में राइज है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेके है। जब मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत भी आई, निगरान वजीर आला थे वो, केपीके में जो निगरान वजीर आला है उनकी हुकूमतों के दौरान हम बाज़ गश्त सुनते रहे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का नफाज हो सकता है और इलेक्शंस की को ताखीर का शिकार किया जा सकता है, इलेक्शंस जो है वो लेट होंगे, डिले कर दिए जाएंगे। इस पे हमारा आइन क्या कहता है और क्या आप एक लीगल एक्सपर्ट होने के नाते आपको दिख रहे हैं हमारे मुल्क की हालात इस टाइम कि हम किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी लाइक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि कल को अल्लाह ना करे कौमी असम्बली में जो निगरान सेटअप आया ये तवालत पकड़ जाए और ये इनका जो टेन्योर है ये लंबा हो जाए इस वजह से कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के कोई चांसेस है? इस पे क्या कहता है आइन हमारा? जी, आईनी तौर पे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इनके पास टेनोर को लेंथी करने की कोई शिक मौजूद नहीं है। पहले जो टेक्निकल रास्ता अपनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जरिए डिले किया गया था। अब क्योंकि असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती, किसी रेजोल्यूशन के जरिए इनको तवालत नहीं दी जा सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और दूसरी इमरजेंसी वाली बात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बिल्कुल हमारा मुल्क इस नहज पे था, हमारा जो करंट डेफिसिट था और ट्रेड डेफिसिट इस हद तक वो अनबैलेंस था कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते थे। लेकिन अभी जो है वो ऐसा अगले 6-8 माह की इंपोर्ट्स जो है उतने डॉलर्स हमारे पास मौजूद हैं और ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा खतरा कि हम डिफॉल्ट की तरफ जाएं या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत लाहक हो। लिहाजा मेरा जाती ख्याल है कि ये इन टाइम, और अगर कोई डिले थोड़ा बहुत 2-3 माह का हो भी गया तो एटलीस्ट मार्च तक इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा, आखिर में सजाद साहब आपका क्या पैगाम है निगरान हुकूमतों के लिए? अभी निगरान वजीर आला का भी इंतखाब होगा, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या पैगाम है अपने एंड पे एज ए लीगल एक्सपर्ट? क्या आपकी तवक्कुआत है निगरान वजीर आजम से और निगरान हुकूमतों से इलेक्शंस को लेकर? देखेंगे, इलेक्शंस को लेकर हम कोई बड़ी तवक्को नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले अर्ज की है कि एक मुक्तदिर कुव्वतों की तरफ से ये एक हल्के में बाज़ गश्त बहुत मजबूत आवाज जारी है कि इनका ताल्लुक जिन मुक्तदिर हलकों से है, तो वो इस मुल्क पर इस कदर ताकत से राइज है कि उनको कोई खतरा नहीं है। पार्शली जो है इनको मैं देख रहा हूं कि होपफुल हम हैं कि एक ऐसा इलेक्शन ये मुनाकिद कराएं जिस पर सवालात बहुत कम उठे। पाकिस्तान की तारीख में मां सिवाय 1970 के इंतखाबात के कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जब इलेक्शंस मुतनाज़े नहीं रहे हों। 1900 जो है वो 70 के बाद से लेकर आज तक तमाम इंतखाबात जो है उसमें कोई ना कोई रिगिंग की कोई ना कोई ऐसी बातें और सवालात और उंगलियां उठती रही हैं। होपफुल है हम दो चीजों के बारे में जो सरदस्त हमें नजर आ रहा है। एक तो 52% कास्टिंग हुई थी 1970 में, उसके बाद आज तक हम नहीं करवा सके। इसका मतलब यह है कि हमारे अगर 44%, 46% वोटर्स आते हैं अपने हक के राय इस्तेमाल करने के लिए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मेजॉरिटी जो है उसका इलेक्शन के अमल से एतमाद क्यों उठ गया है पाकिस्तानियों का। दूसरी जो है, पहला नंबर तो अगर ये साफ और शफाफ इंतखाबात जो है मुनक्किद करा जाते हैं और आवाम को ये बावर कराते हैं कि आपकी राय से ही गवर्नमेंट बनेगी, तो टर्न आउट जो है वो हमें 70% के करीब ले जाना होगा। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं टर्न आउट बढ़ाने में और दूसरा जो है वो शफाफ इंतखाबात कराने में, तो तारीख में गोल्डन हरूफ से काकर साहब का नाम लिखा जा सकता है। उनके पास अल्लाह ताला ने सुनहरी मौका दिया है। उनको चाहिए कि वो माशाल्लाह लिटरेरी पर्सन है और जब भी उनके खिताबात होते थे उससे छलकता था कि पढ़े लिखे इंसान है, बड़े सोबर पर्सनैलिटी हैं। उनको चाहिए कि तारीख में अपना नाम लिख जाए किसी न किसी हवाले से, शफाफ इंतखाबात के हवाले से, बरवक्त इंतखाबात के हवाले से, और सबसे बड़ी बात कि अवाम का एतमाद इस इलेक्शंस पर, इस सिस्टम पर कायम करें और अवाम का टर्न आउट 70% प्लस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया सजाद साहब, आपने रोशनी डाली तमाम पहलुओं पर और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, अपने मेहमान की बात को आगे लेके चलते हुए कि बहुत लिटरेरी पर्सन है, और अगर अनवारुल हक काकड़ साहब की बात की जाए तो उनका सबसे जो एक मसला है वो ये है उनका पसंदीदा कि उनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और अगर वो किसी को तोहफा भी देते हैं तो किताब का देते हैं, और तोहफा लेने में भी उन्हें किताब का तोहफा लेना सबसे ज्यादा पसंद है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब, आपकी तरफ ना सिर्फ पख्तून कौम, पंजाबी कौम, बलोच कौम, सबकी नजरें आपकी तरफ लगी है, और जो एक सिस्टम के ऊपर से, जो रियासत के ऊपर से, जो रियासती इदारों के ऊपर से थोड़ा बहुत एतमाद अवाम का बल्कि काफी ज्यादा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको वापस समेटे। आपके पास एक सुनहरी मौका है, मुक्तदिर हलकों के साथ मिलके अवाम का वो जो एतमाद टूट गया उसको समेटने की कोशिश करें, ताकि वही बात है कि हम अपना एक अच्छा टर्न आउट देख सके इलेक्शन के ऊपर। क्योंकि 5 साल अवाम इंतजार करते हैं उस एक दिन का जिस दिन वो निकल कर खुलकर उस निशान पर, उस इंतखाबी निशान पर या उस सियासी जमात को वोट दे सके, उस लीडर को वोट दे सके जिसको वो, जो उन्हें लगता है कि उनके मुल्क के लिए बेहतर है। और मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ द डे ये अवाम का ही फैसला है, क्योंकि जमहूर जो है, जमहूरियत जो है वो जमहूर से ही चलती है, और डेमोक्रेसी होती भी फॉर पीपल, बाय पीपल और विद पीपल है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, तो वो भी हमारे मुल्क में माशी इस्तेकाम भी तभी आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा, क्योंकि दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तक हमारे मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो अगर आप चाहते हैं, अगर रियासती इदारे चाहते हैं, अगर तमाम स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। तमाम सियासी जमातों को खुलकर इलेक्शन के मैदान में उतरने दे, खुलकर एक दूसरे का मुकाबला अपने ओन पे करने दे, किसी को बैक ना करे, किसी को नेगेट ना करे, और निगरान वजीर आजम जो है वो एक न्यूट्रल वजीर आजम का रोल प्ले करे, और तमाम लोगों को खुलकर इलेक्शन में हिस्सा लेने दे, और आवाम खुद फैसला कर लेगी कि कौन उनके लिए बेहतर है, आवाम किसको चुनती है, अपना वजीर आजम, अपना वजीर आला। ये फैसला अगर हम आवाम पर छोड़ दे तो वो सबसे बेहतर रहेगा। इससे अनवारुल हक काकड़ पे सबकी नजरें हैं, क्योंकि मुल्क किसी भी मजीद एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम इलेक्शन वक्त पर चाहते हैं। मुल्क में जितने भी लोग हैं वो महंगाई से, भूख से, अफलास से इस तरह तंग आ चुके कि मजीद किसी किस्म का कोई एडवेंचर हम नहीं देख सकते। और जब एक अवामी मुंतखब हुकूमत मौजूद होगी तो IMF से मुज़ाकरात करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, फॉरेन आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको डिजाइन करना, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो आपके बाहर के लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट और उनका ट्रस्ट दोनों डेवलप होगा आपके मुल्क के अंदर, और इस तरीके से आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स भी आएंगे। तो ये वो चीजें, ये वो नुकते हैं जो हमसे ज्यादा बेहतर इदारे जानते होंगे और स्टेक होल्डर्स जानते होंगे। उम्मीद की जा सकती है हर तरफ सैनिटी प्रिवेल करे, मुल्क मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सो अनवारुल हक काकड़ साहब, गुड लक, और तमाम नजरें आपकी तरफ है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर।